हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, जो हमारा यूपीएससी सीसेट है उसका क्या कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को, जो कि हम लोग क्या पीवाईक्यू से करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोगों ने एक वीडियो में क्या किया था, पिछले 10 सालों के मानी यानी कि जो यूपीएससी के सीसेट है उसके पिछले 10 सालों के मैथ और रीजनिंग के टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। तो जिसने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो करीब क्या 2.25 घंटे का है, उसको क्या इसका लिंक मैं इसी का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आज का वीडियो क्या लगभग 1 घंटे का होने वाला है। और हालांकि ये वीडियो क्या है, केवल सीरियस एस्पिरेंट के लिए है, क्योंकि मुझे पता है क्या जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है उसके पास क्या है, इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो वीडियो को कंप्लीट देख पाए। बाकी वीडियो क्या है, लगभग 1 घंटे का जाने वाला है। और उसके बाद में आपको क्या है, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित सारे के सारे मतलब कि जितने भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी सॉल्व होने वाली है। और आपको इसके बाद में शायद ही कोई कॉम्प्रिहेंशन की क्लास देखनी पड़े। हालांकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर देखनी है कि नहीं देखनी है। पर इसके बाद आपको क्या है, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना क्या होता है, इस प्रकार के वीडियो लाना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग सीसेट मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले कुछ रूल होते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो उन रूल को पढ़ लेते हैं, उसी के बाद में क्या है, इन सारे के सारे रूल को आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय याद रखना है और अपने माइंड में रखना है। तो टोटल क्या है, 5 रूल हैं, उसको आपको एक बार में पढ़ लेते हैं और फिर उसको आपको क्या है, हर समय याद रखना है। तो जिससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि सारे के सारे जो उत्तर होंगे पूर्णतः क्या होंगे, गद्यांश पर आधारित होंगे। तो ये रूल आपको हर समय ध्यान रखना है कि सारे के सारे जितने भी उत्तर आपको देना है पूर्णतः गद्यांश पर आधारित देना है। उसके बाद में यूपीएससी क्या पूछता है, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है निष्कर्ष वाले, यानी कि एक प्रकार का क्वेश्चन पूछता है निष्कर्ष। आपको पूरा का पूरा गद्यांश यानी कि कॉम्प्रिहेंशन दे देगा। उसके बाद में पूछेगा क्वेश्चन में कि कॉम्प्रिहेंशन का निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि गद्यांश क्या कहना चाहता है, तो आपको यही बताना होता है। और गद्यांश का सारांश, यानी कि निष्कर्ष और सारांश एक ही बात होती है। तो हमारा दूसरा रूल कहता है कि जब भी गद्यांश में बोले कि निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष का मतलब होता है सारांश, यानी कि गद्यांश क्या कहना चाहता है। उसके बाद में दूसरे प्रकार का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पूर्व धारणा वाला, यानी कि पूर्व धारणा क्या है। तो पूर्व धारणा वाले में आपको क्या करना है कि प्रश्न में यह देखना है कि गद्यांश क्यों लिखा गया, यानी कि गद्यांश के लिखने का मेन रीज़न क्या था। और गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर आपको सोचना पड़ सकता है। तो केवल पूर्व धारणा वाले प्रश्न ही ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको क्या गद्यांश के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ सकता है, जो कि हम लोगों ने पहले वाले में बोला था कि केवल गद्यांश पर आधारित प्रश्न देने हैं। बस क्या है, आपको पूर्व धारणा वाले प्रश्न में गद्यांश के बियॉन्ड भी जा करके सोचना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जा बाहर ही हो, पर कभी-कभार क्या होता है, सोचना पड़ सकता है। उसके बाद में आता है हमारा अगला रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 कहता है कि सारे के सारे एक्सट्रीम वर्ड वाले जितने भी विकल्प हों, जैसे कि सदैव या हमेशा, कभी नहीं, तो ऐसे विकल्प को क्या कर देना, आपको हटा देना। उसमें कहता है 99% संभावना होती है वो क्वेश्चन क्या होगा, मतलब कि जो विकल्प होगा वो हमारा गलत होगा। और हमारा 5वां रूल कहता है कि उत्तर ढूँढते समय आपको क्या है, गलत विकल्प को पहले हटाना है। सबसे बड़ा मतलब कि हमारा अगर रूल का है और गोल्डन रूल का है, तो ये हमारा 5वां ही रूल है, जिसके आधार पे हम क्या सारे के सारे गद्यांश के आंसर निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, उत्तर ढूँढते समय आपको क्या करना है, गलत विकल्प को हटाना है। उसके बाद में जो विकल्प हमारा लास्ट में बचेगा, वही विकल्प हमारा सही होगा। और यानी कि उत्तर ढूँढते समय हमें गलत विकल्प को पहले हटाना है, फिर सही उत्तर तक पहुँचना है। तो हमें हमेशा इसको फ़ॉलो करना है, तभी हमारे क्या होंगे, गद्यांश सही हो पाएँगे। तो अभी हमने क्या 5 के पाँचों रूल को पढ़ लिया, तो अभी शुरू करते हैं 2025 से लेकर के 2023 तक सारे के सारे गद्यांश जो भी इम्पोर्टेंट थे, और हर एक वैरायटी के गद्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे। और बाकी आपको बता देते हैं कि सारे के सारे जो गद्यांश हैं उसके आंसर क्या हैं, जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मिला लिए गए हैं। केवल 2025 के जो गद्यांश हैं वो मैंने अपनी तरफ से या फिर जितने भी कोचिंग आंसर किए सभी से मिलाने के बाद में हमने दिए हैं। हालांकि इसमें अगर कोई भी मतलब कि उत्तर के गलत होने की संभावना रहेगी 2025 वाले में, क्योंकि यूपीएससी क्या मानती है वो यूपीएससी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि इसका आंसर अलग होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि 99% संभावना होगी कि सारे के सारे आपको आंसर सही मिलेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, और अपने एक से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने छाँटे हैं वो सारे के सारे करते हैं। और अब क्या होगी, इधर उधर की बिल्कुल भी बात नहीं होगी। बाकी वीडियो ने बाकी जिसने भी किया वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं केवल अपने कॉम्प्रिहेंशन पे। तो सबसे पहले हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है 2025 का क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग
केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो या अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो, इसके बीच भी परस्पर विरोध है। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसे अप्रत्याशित हानियां होंगी। तो यहाँ पे क्या थोड़ी सी चिंता की बात की गई है। विकासशील देशों में जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है, यानी कि विकासशील में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि होने की संभाव्यता है। यह परस्पर विरोधी परिस्थितियाँ हैं, यानी कि ये जो परिस्थितियाँ हैं क्या परस्पर विरोधी हैं, खास तौर पर विकट भी हैं। तो इस पे आपको दिया है, क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त महत्वपूर्ण संदेश, तो मैंने क्या बोला था, संदेश, संदेश का मतलब क्या है, सारांश ही एक तरीके से पूछ रहा है, संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए इसके विकल्प को पढ़ लेते हैं। जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरीके से विकल्प क्या हमारा एक तरीके निगेटिव सेंस बोल रहा है, तो हमारा क्या यानी कि एक वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। वनों का वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि वनों का वाणिज्यिक दोहन और वनों के लिए जो भोजन और आश्रय के लिए निर्भर कर रहा है उनके मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो यहाँ पे कहीं क्या तुलना हो रही है क्या, वाणिज्यिक दोहन और मूल अधिकारों की कहीं पे तुलना हो रही थी क्या, तो ये भी हमारा गलत हो गया इसका मतलब। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाँचवा रूल लगा रहे हैं कि आपको क्या गलत को हटाना है। उसके बाद में बोला है उसके बाद में अगला हमारा विकल्प है आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे के तीव्र करते हैं, जिससे वे परस्पर विरोधी और असंतुलित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि परस्पर विरोधी हो जाते हैं और असंतुलित हो जाते हैं, यानी कि खास तौर पर विकट है। तो यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी सही है। हालांकि हम क्या करेंगे, डी वाला भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो आंसर सही हो जाते हैं और उनमें से दो वाले में से क्या हमें सबसे बेस्ट लगाना होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। तो क्या पूर्ण रूप से अगर वाणिज्यिक दोहन बंद कर देंगे तो क्या एक सही रणनीति होगी, या फिर क्या हमारे विकल्प का जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसका क्या सही सारांश बता रहा है, तो बिल्कुल भी गलत है, यानी कि हमारा क्या है डी वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सी वाला राइट हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या क्या सारे के सारे गद्यांश को सॉल्व करना है। तभी हम लोगों ने क्या एक गद्यांश को सॉल्व किया। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला हमारा बोल रहा है उपयुक्त परिच्छेद, यानी कि ऊपरी वाली परिच्छेद, यानी कि ऊपर वाला जो गद्यांश उसके ऊपर भी दिया गया है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा बनाई गई है। क्या बनाई गई है, किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहीं पे ऐसी बात कही है कि किसी भी देश है उसको अगर अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर नहीं होना है, तो ऐसी कुछ बात भी नहीं हुई थी। और अगली बात में बोला है संसाधन से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधन वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए। तो आपने पूरा गद्यांश पढ़ा होगा, तो कहीं पे भी आपको ऐसा अनुभव हुआ या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा फील हुआ कि ऐसा कहा जा रहा है गद्यांश में कि अपने संसाधन को क्या है अपने गरीब देशों को बांट देना चाहिए, तो ऐसा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र निम्नीकरण को रोका जा सके। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जो समृद्ध देश हैं वो गरीब देशों को अपने संसाधन बांट देंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण रोका जाएगा क्या, इससे नहीं रुक पाएगा। तो यानी कि हमारा सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होंगे दोनों यानी कि दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं जो हैं गलत हैं। तो ये क्या हमारे 2025 के कॉम्प्रिहेंशन थे। अभी क्या 2025 के अगले कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगला कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्या है, ये भी 2025 का ही है। नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, यानी कि सीखने का जो वक्र है अति प्रवण है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलापों से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी ही तेज़ी से गिरती है। यानी कि जितना अधिक क्या होगा उत्पादन होगा, जितने बड़े पैमाने पर कार्यकलाप होगा, यानी कि उसकी लागत की भी क्या होगी हमारी कम होती चली जाएगी। प्रतिष्ठानों का हरित नव प्रवर्तन मार्ग आश्रित है। कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है उसके भविष्य में
भविष्य में क्या है करने की संभावना उतनी ही अधिक होती जाती है। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य यह है कि सौर ऊर्जा जो है, यानी कि एक उदाहरण दे रहा है इसके संदर्भ में। सौर ऊर्जा की कीमत भारी गिरावट आई, यानी कि जो 2010 के दशक में पूर्वानुमानों के बराबर जुटलाते हुए 90% सस्ता हो गया। यानी कि बोल रहा है 2010 के अनुमान में वर्तमान में क्या है, जो हमारा सौर ऊर्जा है उसके क्या 90% गिरावट आई है उसकी लागत में। और शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। यानी कि जो जल्दी प्रारंभ हो जाती है उन्हें क्या करना होता है, उन्हें अधिक समय मिल जाता है क्या प्रारंभ करने के लिए और व्यवस्थित होने के लिए, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किए जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ता है। यानी कि जो अगर देर से करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो हालांकि अगर आप लोगों को वीडियो लग रहा होगा थोड़ा सा धीमे है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्पीड को 1.5 पे भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग क्या वीडियो को जल्दी से कवर कर पाएँ। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ तो मुझे तो क्या टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं 1.5 पे भी देख सकते हैं। हालांकि क्या आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार, यानी केंद्रीय विचार का मतलब है मेन, मतलब कि सेंट्रल एरिया क्या इसका है उसके बारे में पूछ रहा है, केंद्रीय विचार का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। हरित हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफ़ायती आवश्यकता है। यानी कि बड़े पैमाने पर किफ़ायतों की आवश्यकता है, क्या ऐसा कुछ बात कहीं पे मतलब कि क्या हमारा कोई केंद्रीय विचार बन रहा है, तो वैसा तो कुछ केंद्रीय विचार अभी नहीं लग रहा है। फिर भी अभी देख लेते हैं आगे, क्योंकि अगर हमारे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है फिर हमें इसे ही सही मानना पड़ेगा। तो जब तक कि हमें इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तक कि हम इसको सही मानेंगे। जैसे ही हमें क्या इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा हम इसे काट देंगे। अभी आगे चलते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नव प्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है। यानी कि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है वो नव प्रवर्तन से गहन रूप से संबंधित है। बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन था उससे संबंधित है क्या, कॉम्प्रिहेंशन में बात की गई थी समय से संबंधित, यानी कि जो जल्दी आएगा उसे जल्दी लाभ मिलेगा, जो देर से आएगा उसे देर में लाभ मिलेगा। ये वाली बात हमारी हो रही थी। अभी बात कर रहा है बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में, यानी कि कहीं पे ये तो हमारा आराम से आप काट सकते हैं कि सी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। तो ऐसा तो कुछ कहीं नहीं कहा गया था, हालांकि अभी इन दोनों में अभी थोड़ा सा डाउट है। अगला अगला था हमारा क्या, हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन। आपने देखा होगा कि समय से संबंधित बहुत बार बोला गया था। उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है, यानी कि जो हमारा डी वाला है वही हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर क्या होगा हमारा डी, यानी कि जो हरित प्रौद्योगिकी के मामले में क्या है उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा होगा, कहीं पे दिखाया गया था कि कहीं कहीं पर टाइम के बारे में बताया गया था। अगर आपको दोबारा से पढ़ना हो तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। कहीं पे टाइम के बारे में बोला गया था कि जो पहले आता है उसका क्या 90% क्या होगा, यहाँ आपने देखा होगा कि सस्ती हो गई है उसके लिए। तो ऐसी कुछ बात हुई थी, तो यानी कि हमारा क्या होगा डी राइट आंसर होगा। अगला आता है पूर्व धारणा से संबंधित। तो पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन क्या होता है, लगभग यानी कि 60, अगर आपके क्या है टोटल 100% अगर मान लें कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें क्या लगभग 40% क्या होता है हमारे पूर्व धारणा वाले होते हैं। बाकी 60% में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछ लेता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पूर्व धारणा वाले आते हैं। अभी देखते हैं उपयुक्त परिच्छेद में पूर्व धारणा क्या बनाई गई है। भारत जैसे देशों में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगा। तो कहीं पे क्या ऐसी कुछ बात हुई थी कि भारत की समृद्धि को लाभ पहुंचाएगा या लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगा, तो यानी कि फर्स्ट वाला तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद में क्या हमारा, यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियों उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें, यानी कि जो प्रतिरूप किसका किसका प्रतिरूप का अनुसरण करें, जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ। यानी कि सौर ऊर्जा के मामले में क्या हुआ है, समय के अनुसार जल्दी आया और क्या है निवेश भी अच्छा किया गया, तो क्या हुआ हमारी लागत घट गई। तो क्या होगा अन्य मामले में हुआ है तो सर्वाधिक संभावना है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बात कर रहा है, संभावनाओं की बात कर रहा है। संभावना है कि हरित अंतरण सरल होगा, यानी कि जिस प्रकार से हरित ऊर्जा में हम लोग सौर ऊर्जा में जल्दी आए और भारी निवेश किया, उसी प्रकार से अगर अन्य जो हमारी ऊर्जाएं हैं हरित प्रौद्योगिकी हैं उसमें अगर निवेश करें तो हमें क्या होगा अधिक संभावना है कि लाभ होगा।
तो यानी कि हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये पूर्व धारणा हमारी बन सकती है, हालाँकि फर्स्ट वाली नहीं बनेगी। तो आगे देख लेते हैं अगला कॉम्प्रिहेंशन। तो अगला हमारा बोल रहा है, यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या, यानी कि जो यदि सामाजिक असमानता जो है भारत में क्या तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है, तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई है। यानी कि जो असुरक्षा है वो क्या गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। जो लोग शासकीय गरीब जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके अतिरिक्त वे भी जो लोग गरीबी रेखा के ठीक ऊपर हैं, अनेक प्रकार की संपत्ति और अथवा स्वास्थ्य जोखिम बाजार में घटता बढ़ता जो बाजार में घट बढ़ रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक असुरक्षाएं, यानी कि ये सारी की सारी क्या दी हैं, आर्थिक असुरक्षाएं दी गई हैं। तो ये सारी आर्थिक असुरक्षाएं विभिन्न प्रकार की आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो गरीब हैं वो क्या होते हैं, इन सारी की सारी आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित होते हैं। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण है। यानी कि जो जितनी भी सरकारी नीतियाँ आती हैं वो क्या करती हैं, इन सारी की सारी असुरक्षाओं को क्या करती हैं, कम करने की कोशिश करती हैं। न्यूनीकरण का मतलब होता है कम करने की कोशिश करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी कि अति महत्वपूर्ण संदेश आपको बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सारे के सारे विकल्प को। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस वित्त से अवगत होना चाहिए। सॉरी, क्या बोला है, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। तो क्या केवल मुख्य सामाजिक सुरक्षा केवल गरीबी और जो सामाजिक असमानता है वही है? तो अभी देख लेते हैं, हाँ हो सकता है यही हो, पर अभी क्या हम सारे के सारे विकल्प पढ़ने के बाद में ही इसको सही मानेंगे। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानताओं और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। तो क्या केवल गरीबी ही असमानता का कारण है? तो आप ये देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी बोला था विकल्प नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारा क्या था कि जो हमारा एक्सट्रीम वर्ड है उसको काट देना है। तो यानी कि ये विकल्प हमारा क्या है, एक्सट्रीम है विकल्प, तो इसको हमें काट देना है। उसके बाद में गरीबी और सामाजिक असमानता जितनी पेचीदगी से जुड़े हैं वे भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। तो जिसका मतलब कि नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्या? तो सी वाला भी हमारा इस प्रकार से गलत हो गया। अगला बोल रहा है असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर है। यानी कि जो असुरक्षा है गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है। अभी आपने पढ़ा होगा तो आपने इस लाइन को भी पढ़ा होगा कि असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर एक वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। तो ये वाली लाइन हमने लास्ट में पढ़ी हुई थी, तो यानी कि हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि हमारा ए वाला भी कुछ कुछ हद तक सही है, पर क्या इसमें थोड़ा सा पेचीदगी है और थोड़ा मतलब कि घुमा फिरा के बात बोल रहा है बहुत ज़्यादा। तो यानी कि इस प्रकार हमारा क्या होगा, आंसर डी राइट होगा। हालांकि अभी यूपीएससी इसका आंसर राइट में लास्ट में देगी अपनी ऑफिशियल आंसर की से, तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको इसका क्या लग रहा है। तो हालांकि क्या है, अभी तक की डी लग रहा है, अभी तक की जितना भी मतलब कि आंसर की में देखा गया है तो डी है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्वधारणा बनाई गई है। क्या बनाई गई है? गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है कि जितने भी मतलब गरीबी रेखा के ऊपर भी हैं वो भी क्या होंगे, आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त तो हो सकते हैं। गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देशों में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। तो अभी आपको समझ में आया कि नहीं? आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि गरीबी और सामाजिक असमानता, यहाँ पे बात हुई है गरीबी और सामाजिक असमानता। यहाँ पे गरीबी और सामाजिक असमानता दोनों अलग चीज़ हैं। गरीबी का मतलब होता है कि मतलब कि जो आर्थिक आर्थिक कमी, यानी गरीबी का सेंस मतलब है आर्थिक कमी। और सामाजिक असमानता का मतलब है कि जैसे कि जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, इससे संबंधित असमानता। तो क्या अगर हम गरीबी को ख़त्म कर दें तो क्या हमारी सामाजिक असमानता खत्म हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो गरीबी अगर ख़त्म हो जाती है तो यानी कि जातिवाद है, जो लिंग भेद है, वो कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो गरीबी और सामाजिक असमानता क्या दोनों ही अलग मुद्दे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, केवल ए सही होगा। तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है, केवल उदाहरण कितनी है, ए एक, यानी कि केवल एक सही है। तो अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको किस प्रकार से कॉम्पिटिशन को सॉल्व करना है। अभी हम लोगों ने कितने सॉल्व कर लिए हैं, करीब 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आगे अभी सॉल्व कर रहे हैं।
स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र के निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक यह रही है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से यह रही है कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई, यानी कि कभी भी क्या उच्च समृद्धि हमारी कृषि में नहीं आई है, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है। कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि यानी कि चक्रवृद्धि वार्षिक दर 1980 के दशक में मात्र क्या 3.5 रही, यानी कि सबसे बड़ी वृद्धि दर कितनी रही है, 3.5% की रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया, यानी कि दशकीय समृद्धि में थोड़ा सा उछाल आया था। यद्यपि उसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा, यानी कि कम ही रही है, मतलब कि घटती बढ़ती रही है, हालांकि कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो 1980 से 2000 के दशक 2000 तक दशकों में लगातार वृद्धि रही है, ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता देखी गई है। तो यानी कि बोला गया है जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले जो हमारी गैर कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि देखी गई है, पर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि खास नहीं देखी गई। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। उपनिगमन का मतलब भी होता है केंद्रीय विचार एक तरीके से, या फिर क्या होगा मतलब कि सारांश एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि उपनिगमन यानी कि जो हमारा इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। आर्थिक सुरक्षा आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचा, यानी कि जो आर्थिक सुधार है जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि में धीमा हुआ है। तो हाँ सही हो सकता है हमारा, पर हम क्या करेंगे चारों पढ़ने के बाद में ही इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या रूल नंबर 5 क्या पढ़ा था, सारे के सारे गलत आंसर काटने के बाद में जो बचेगा वही हमारा सही आंसर है। तो अभी पढ़ लेते हैं अगला। भारत की हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं रही है जितनी होना चाहिए। तो हरित क्रांति की कहीं पे भी बात नहीं हुई थी, तो सीधे सीधे इसको काट सकते हैं। भारत यांत्रिकृत और आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया। तो भारत के पिछड़ेपन की बात कहीं पे नहीं हुई है। गाँव से शहरों में तो सीधे सीधे काट सकते हैं, गाँव शहरों की कहीं पे भी बात नहीं हुई थी, और ना ही क्या प्रवसन की भी बात हुई थी। तो अभी आप सबको सभी को काटने के बाद में आपके पास केवल एक ही विकल्प बचा है जो सही है, तो क्या हमारा ए आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि में धीमा रहा है। तो इसका हमारा ए यानी कि किसका ए सही था। उसके बाद में बोला है, ये भी देख रहे हैं आप पूर्व धारणा, यानी कि पूर्व धारणा वाले कितने प्रश्न मिल रहे हैं आपको। भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित में से कौन सा से के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसमें बोला गया कौन से द्वारा रोका जा सकता है। तो पूर्व धारणा कौन कौन सी वैध है इसके बारे में पूछा है। तो चलिए दोनों को पढ़ लेते हैं। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और लाभप्रद निगमन कृषि यानी कि वाणिज्यिक कृषि और कारपोरेट फार्मिंग को अनुकूलित करना चाहिए, यानी कि बड़े पैमाने पर हमें क्या करना है, वाणिज्यिक कृषि और वाणिज्यिक फसल और कारपोरेट फार्मिंग को बढ़ाना चाहिए। क्या ऐसी कहीं से मतलब कि करने से हमारी क्या कृषि में मतलब कि वृद्धि होगी क्या। और सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना, बीज उर्वरक बिजली आज सभी मतलब कि विकसित देशों के समान भारी उत्पादन यानी कि सब्सिडी देना, ये सब इससे क्या हमारे कृषि उत्पादन बढ़ेगा क्या। हमने पहले ही बोला था कि जितने भी एक्सट्रीम बोलो यानी कि सभी फसलों, तो क्या सभी फसलों के लिए दिया जा सकता है, यानी कि क्या मतलब कि जूट की खेती के लिए भी और गेहूँ की खेती के लिए समान सब्सिडी दी जा सकती है क्या। तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या। और निःशुल्क बीमा क्या सभी फसलों के लिए आवश्यक मतलब कि आवश्यक है, या फिर मतलब कि दिया जा सकता है, या सब्सिडी भारी दी जा सकती है जो विकासशील देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जो हमारा सेकंड वाला है बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम फर्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों, तो क्या अगर आप वाणिज्यिक फसल यानी कि जो गन्ना है कपास है इन फसलों को बड़े पैमाने पे उपयोग करना चाहिए, या फिर हमें क्या खाद्यान्न फसल का उत्पादन नहीं करना चाहिए। तो यानी कि हमारा सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, दोनों मतलब कि जो होंगे हमारे जो पूर्व धारणा है वो अवैध है, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग अगला। हमारे देश में हथकरघों यानी कि हथकरघों को हथकरघों को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। लोक यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। किंतु आज एकल
देखिए, सातवां के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। संस्कृति परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्मित हुए हैं। यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि इनसे क्या है, बड़े वर्गों के पहचान और इतिहास निर्मित हुए हैं। कम की गई और कभी-कभी बलात् दबाई गई पहचानों, यानी कि बलात् दबाई गई पहचानें इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि बड़े लोगों के इतिहास और पहचान इससे निर्मित होती है। यानी जो हथकरघा हैं, जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उससे क्या होता है, बड़े लोगों के इतिहास और पहचान उनसे निर्मित हुई है। कभी कभी क्या उनको बलात्मल की जानबूझ के दबाई गई हैं या फिर उचित स्थान अभी नहीं मिल पाया, इस बारे में बोल रहा है। यह पृष्ठपट के सम्मुख जब हथकरघों को पारंपरिक उद्योगों के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करता हो, यानी कि उसकी अपेक्षा करता है। क्योंकि उसके लिए क्या है, इतना आवश्यक नहीं है कि बड़े, इसलिए एक बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग क्या करता है, इसकी अपेक्षा करता है, इसकी उपेक्षा करता है। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा सा जो कॉम्पिटिशन है वो भी समझ में ना आया हो, पर कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसके बाद में जब आप कुछ उसके आंसर पढ़ते हैं, यानी कि जो विकल्प दिए होते हैं, वो इतने आसान होते हैं कि आपको उसको बहुत ही ईजिली तरीके से लगा पाते हैं। क्योंकि विकल्प कभी कभी यूपीएससी बहुत ही ईजी बना देती है और कॉम्पिटिशन को पढ़ने में बहुत ही टफ लगता है। तो यही होता है, कभी कॉम्पिटिशन आपको टफ मिल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, जो हमारे आंसर और जो विकल्प बनेंगे वो सरल मिल जाएंगे। या फिर कभी कभी क्या होगा, आपको कॉम्पिटिशन बहुत ही सरल सरल मिल जाएगा और इधर जो ऑप्शन हमारे बने होंगे वो बहुत ही टफ हो जाएंगे। तो वही होता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको, क्या पूछा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबंध सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। यानी कि जो हथकरघा उद्योग है उसको क्या है, सीमित आख्यान यानी कि क्षेत्र विशेष पर दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या इसको बड़े स्तर पर आख्यान करने चाहिए। तो यानी कि सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। तो हाँ, बिल्कुल हमारा सही लग रहा है अभी, पर आगे भी पढ़ लेते हैं। हथकरघा उद्योगों को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूपों और प्राचीन परंपराओं का परिरक्षण सुनिश्चित है। यानी कि केवल क्या है, सतत सहायता देने से क्या परिरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा, इसके अलावा आपको कोई और नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा बी वाला तो गलत मालूम हो रहा है अभी। आगे पढ़ लेते हैं सी और डी। हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। तो क्या हथकरघा उद्योगों को, मतलब हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों को आधुनिकीकरण कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठन के रूप में उद्योग बनाना चाहिए। तो संगठन से संबंधित कोई बात हुई थी क्या यहीं पर हमारी? तो संगठन से संबंधित तो कहीं पे बात नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा आपको, सी वाला भी हमारा गलत हो जाता है। हथकरघा उत्पादन को मशीनीकृत निर्मित निर्मित अभिकल्प यानी कि डिजाइनर उत्पादों में बदल देने की आवश्यकता। यानी कि जो हथकरघा है उनको क्या हाथ से ना बना करके एक मशीन से बनाना है और नवीन डिजाइनों का यूज़ कर देना चाहिए। तो यानी कि बिल्कुल नवीनीकरण की बात कहीं पे भी नहीं हुई थी। यानी कि हमारा डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। हालांकि अभी क्या बचा, हमारा केवल एक ए बचा है, तो वही हमारा सही होगा। और आप जानते भी होंगे कि इस बारे में बात भी हुई थी कि कुछ लोग क्या है इसको, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर, तो सीमित आख्यान हो रहा है। तो यानी कि हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए सही होगा। अभी इसमें भी देख रहा होंगे एक क्वेश्चन क्या होता है, नॉर्मल पूछता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेता, पूर्व धारणा वाला पूछ लेता है। तो अभी देख लेते हैं पूर्व धारणा वाला क्या क्वेश्चन है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। तो क्या पूर्व धारणा बनाई गई है, हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्ग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि राज्य को क्या है, अंतर्ग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल गलत है। यानी कि राज्य को हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना क्या होगा, जो सारे के सारे जो मार्जिनल एरियाज हैं, मार्जिन क्षेत्र के जो सीमित क्षेत्र की जो हमारी क्या धर्म परंपरा या धरोहर है वो क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। अगला आता है हमारा क्या, तेजी से बढ़ते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पादन अब पसंदीदा और आकर्षक नहीं रहा। तो कहीं पे भी क्या पूर्व धारणा ऐसी बताई गई कि
हथकरघा उद्योग जो है वर्तमान में क्या पसंदीदा नहीं रहे हैं या फिर आकर्षक नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों की दोनों पूर्व धारणाएँ हमारी क्या है, गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अभी चल लेते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा कंपटीशन क्या है, दुर्भाग्य से हमारे देशों में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति की हमारी विशिष्टता हो गई है, यानी कि परीक्षाओं के लिए जितनी भी हमारी यानी परीक्षाओं के लिए क्या शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति हमारी विशिष्टता हो गई है, किंतु समाज की नई मांगों और भविष्य के कार्यक्षेत्रों के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलापों से सीखने, उसी मुद्दे पर बहुविद्या परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यक्त करने की अपेक्षा है। उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या फिर लोक मनःस्थिति की निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का पुनर्विकास पुनर्विकास आवश्यक है। तो लास्ट में बोला गया पुनर्विकास आवश्यक है, और क्या करना, हमें चिंतन करना चाहिए कि ना कि यह करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। तो हमारा क्या बोल रहा है इसमें, इसमें भी पूछा गया केंद्रीय विचार का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो केंद्रीय विचार आपको इसमें भी बताना है। भारत के पास अपने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो आपने पूरा परिच्छेद पढ़ा होगा और कहीं पर भी संसाधन की बात नहीं हुई है, तो एक को आप बिना पढ़े ही काट सकते हैं। देश में उच्च शिक्षा देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं होने चाहिए, यानी कि सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे प्राइवेट कर देने चाहिए क्या, तो बी वाला भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। उच्च शिक्षा हेतु कक्षा यानी कि क्लासरूम उपागम को हटा देना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा में क्या क्लासरूम को हटा देना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है हमारा। उच्च शिक्षा के बाद में बोला है कक्षा का पुनर्कल्पना और शिक्षण पुनर्आविष्कार करना आवश्यक है, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था। तो इस प्रकार के कॉम्पिटिशन क्या होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, इसको आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगला बोल रहा है पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, परिच्छेद को पढ़ने के बाद में आपको बताना है। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाली एक विषय, यानी कि जो उच्च शिक्षा है वो सतत विकसित होने वाला एक विषय है, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है हमारी, क्योंकि उच्च शिक्षा क्या है, एक सतत विकास होने वाली एक विषय है, जिसे क्या सभी जो समाज के सभी क्षेत्रों के साथ क्या करना चाहिए, पंक्तिबद्ध कर देना चाहिए। हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियाँ विनियमन नहीं है, यानी कि निधि की बात कहीं पे भी नहीं हुई थी, तो ये इसका मतलब क्या हमारा केवल एक ए सही है। यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपभोग में उससे भी अधिक असमानता, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें असमानता है, तो खाद्य उत्पादन में भी उससे भी अधिक असमानता है। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होता जाता है, उनके पशु उत्पादों के उपभोग बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे इंसान अधिक मतलब कि पैसा कमाता जाता है, यानी कि अधिक संसाधन उसके पास होते जाते हैं, अधिक धनी होता जाता है, वो क्या करता है, पशु उत्पादों का अधिक उपयोग करता जाता है। इसका अर्थ यह है कि दान और फलियों जैसे कि मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्य का सीधे भरण कर सकता है, उसके बजाय वह कुक्कुट पालन और बड़े फार्मा पशुओं के चारे के बदला जा रहा है, यानी कि जो बड़े फार्मा हैं वो क्या करना, पशुओं के चारे में बदला जा रहा है, ताकि उसका क्या उत्पादन बदला जा रहा है। यद्यपि पादप आधारित आहार का मनुष्य के लिए पशु आहार में यह परिवर्तन, यानी कि जो पहले क्या कर रहा था मनुष्य, पादप आधारित आहार कर रहा था, परंतु उसके पास क्या धन आ गया, तो वो क्या कर रहा है, अभी पशु आधारित आहार का उपयोग कर रहा है। आहार से यह परिवर्तन फलदायी होने से काफ़ी दूर है। हमें कुक्कुट पालनों हमें कुक्कुटों के खाने यानी कि कुक्कुटों के खाने से उनके खिलाई की कैलोरी का केवल 16% मिलता है और भाग प्राप्त होता है, और बड़े पशुओं में ये पशुवध से पहले उनके वसा और प्रोटीन को शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है। उसके बाद में क्या बोल रहा है,
अच्छा आगे अभी दिया हुआ है इधर, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? खिलाया जाता है, तो खिलाया जाता है, उसके बाद में बोला है यह परिवर्तन दर और भी कम है और 5% से लेकर के 7% है। तो अभी सारांश अगर आपको बताना चाहूँ तो पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि इंसान जैसे जैसे क्या होता है धनी होता जाता है, वो क्या करता है, जो पादप आधारित खाद्यान्न है उसके मुकाबले पे वो क्या करता है, पशु आधारित खाद्यान्न में पहुँच जाता है, जिससे क्या उसे केवल 16%, उसके बाद में जो बड़े पशु होते हैं उनके बच्चे केवल 5 से 7% ही मिल पाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, पूरा के पूरे गद्यांश का सारांश हो गया। तभी पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन और उसके विकल्प क्या है हमें। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद का मर्म यानी कि सारांश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? समृद्धतर समाजों में अनाज आधारित खाद्यान्नों के उपभोग को बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की आवश्यकता है। तो लोक नीति की कहीं पे भी बात नहीं हुई थी। उसके बाद में उत्पादन उपभोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य अनाज या पादप आधारित खाद्य से काफ़ी कम फलदायी, यानी कि उत्पादन और उपभोग के आधार पर जो हमारा पशु से उत्पादन और उपभोग के आधार पर पशु आधारित जो खाद्य है वो अनाज से क्या काफ़ी कम फलदायी है। तो क्या यानी कि अनाज से कम फलदायी, तो ऐसी तो कहीं बात नहीं हुई थी। पर आगे देखते हैं, हमारे हमारे दैनिक आहार में पशु आधारित प्रोटीन का स्थान पादप आधारित प्रोटीन से ले लेना चाहिए। तो ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं कहा गया था। किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग में असमानता अपरिहार्य है। यानी कि किसी भी जो तीव्र परिवर्तनशील समाज है, यहाँ पे बताया भी गया था कि जो समाज है धनी होता जा रहा है, तो उसमें क्या खाद्यान्न के उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। तो यही हमारा क्या मतलब कि एक अपरिहार्य घटना है। तो यानी कि हमारा क्या आंसर हो सकता है, डी राइट आंसर होगा। और उसके बाद में क्या है, लोक नीति की आवश्यकता, तो ऐसा कहीं बात नहीं हुई थी, यानी कि इसका क्या होगा हमारा आंसर 33 में का डी ही होगा। उसके बाद में पूछा है पूर्व धारणा क्या बनाई गई है। तो चलिए अभी देख लेते हैं पूर्व धारणा। बाकी जिसको आ रहा है वो क्या कहिए कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिए, और बाकी आप लोग ये भी बताते रहिए कि आगे आगे आने वाले समय में आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। आगे देख लेते हैं, प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण, कहीं पे भी विनिर्माण और प्रसंस्करण की बात नहीं हुई थी। बिना पढ़े ही आगे आप काट सकते हैं इसको, यानी कि ये कल हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। प्रसंस्करण उद्योगों को अपने उद्योग पद्धतियों को समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सुसंगित करना, क्या करना के अनुसार उससे संगत रूप से रखना चाहिए। तो यानी कि एक तो बिल्कुल गलत है हमारा। समृद्धतर समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपभोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरी में भारी हानि उठाने की प्रवृत्ति होती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, समृद्धतर समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरी में भारी हानि के उठाने की प्रवृत्ति होती है। तो हानि की इसका मतलब कुछ हद तक की तो सही बात बोल रहा है कि जो समृद्ध समाज है वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि पशु आधारित समाज, मतलब कि पशु आधारित कैलोरी ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, खाद्यान्न की हानि हो रही है। तो यानी कि हमारा एक तो गलत हो गया पर सेकंड वाला हमारा सही है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा पूर्व धारणा केवल 2 सही थी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अभी हमारे आगे 2024 के सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में 2023 का। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। यानी कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें जो पहले बजट के अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, वे परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। यानी कि या तो कटौती में कमी करें या फिर करों में वृद्धि करें। राजकोषीय समर्थन यानी कि बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खोल देगी, यानी कि प्रभाव खो देगी। यानी कि जो राजकोषीय नीति है उसका अगर समर्थन ना मिले तो मौद्रिक नीति अपना प्रभाव खो देगी। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या जो हमारा कि जो इकोनॉमी है उसका कॉन्सेप्ट बताना होना चाहिए, क्योंकि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अगर आपको इन दोनों में अंतर नहीं पता तो आप कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे।
तो आपको छोटा सा बता देते हैं, राजकोषीय नीति क्या होती है जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, और मौद्रिक नीति क्या होती है जो आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। बस आपको इतना भी समझा देते हैं, बाकी डिटेल में कभी और बात करेंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं। प्रभाव खो देगी, और उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो जाती हैं, ना कि मुद्रा अस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार देने के लिए प्रेरित होंगी। मौद्रिक अनियंत्रण यानी कि मॉनेटरी अनमरिंग का जोखिम तब और अधिक हो जाता है जब सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो अभी पढ़ लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन तो हमारा थोड़ा सा टफ है, पर आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार फिर से इसको चाहें तो पढ़ ले सकते हैं। चलिए अभी पढ़ लेते हैं आगे, विकल्प देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन, हमने जैसे कि पहले बताया कि कॉम्प्रिहेंशन टफ हो जाता है और उसका विकल्प क्या होता है बहुत ही ईजी होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अभी। और आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद में विकल्प को पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत है, विवेकपूर्ण है, निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिससे उन्हें इस परिच्छेद में प्रतिपादित किया जा सके। केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकती। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था और हमने इस बात को रिपीट भी किया था, तो बिल्कुल सही बात है। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर करता है, यानी कि ये वाला भी हमारा दोनों बात सही है। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाता है, पर इसके आंसर जो बनते हैं यानी कि जो विकल्प बनते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। तो देख के आप समझ भी गए होंगे कि आपका आंसर क्या है, बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया। अगर आप कॉम्पिटिशन को दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो यही आपको करना है कि एक बार कॉम्पिटिशन को पढ़ने के बाद में आपको विकल्प पढ़ लेना है। अगला बोल रहा है पूर्व धारणा क्या है भाई, तो उसको भी देख लेते हैं। उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी, यानी कि उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी। क्या केवल सरकार की राजकोषीय नीति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और कुछ भी उत्तरदायी नहीं है? तो बिल्कुल गलत हो गया इसका मतलब। उच्चतर कीमतें दीर्घावधिक सरकारी बंधन पत्रों को प्रभावित नहीं करती, तो क्या सरकारी बॉन्ड को प्रभावित नहीं करेंगी? तो हमारा ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा डी। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा कॉम्पिटिशन जो था कितना टफ था, और इसके बाद में बनाए गए जो दोनों क्वेश्चन हमारे थे वो कितने ईजी थे। तो यही होता है, तो आपको क्या करना है इसी तरीके से हल करना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यदि ये क्या लिखा, आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, तो ऐसा इसलिए है कि उनकी परासीमाओं में एक विशाल तंत्रोपागम हेवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थीं। इस तंत्र के सिद्धांत का आधार सामाजिक स्थानीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगठन सांख्यिकी इष्टमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरण करने की प्रक्रिया है, तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यवसायियों को आयोजना में प्रशिक्षण करना आरंभ किया था, और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजकों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था, जिससे कि जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में भी थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिमी में, मतलब कि भारत में जो आयोजना और इसकी शिक्षा जो है पश्चिम से भिन्न है। तभी आपने पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन सुना होगा और पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे होंगे। अभी देखते हैं इसके संबंध में क्वेश्चन क्या बनाया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? यानी कि क्या बताना है आपको? निष्कर्ष बताना है। नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचार में विविध और अंतर विषयक उपागम यानी कि अप्रोच की शामिल होना चाहिए। यानी कि नगर आयोजना में पाठ्यक्रमों को पाठ्यचारों में क्या करना चाहिए? हमें विविध और अंतर विषयक उपागम को शामिल करना चाहिए। तो हाँ, कुछ हद तक की तो हमारा मिल रहा है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं क्या। भारत में नगर प्रशिक्षकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। तो ये हमारा कमी की बात कर रहा है और कहीं पे भी निष्कर्ष कमी के रूप में, यानी कि जो निष्कर्ष है गद्यांश का, वो कमी के रूप में नहीं निकल रहा है। इसका मतलब बी वाला हमारा गलत हो जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है। यानी कि भारत के बारे में बोल रहा है, नगरीय क्षेत्रों का जो प्रबंधन एक स्थानीय मामला है। यहाँ अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रही है। तो ये भी कोई हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट के रूप में बोल दिया है। हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का एक उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उसमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ये भी हमारा एक स्टेटमेंट की तरह है। और हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व तथा व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। और कुछ निगेटिव भी बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपका जो विकल्प हो वो ऐसा चुनो जो कि क्या हो, हमारे मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेट भी कर रहा हो और पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ तक कि संभव हो कि पॉजिटिव ही हो। तो यानी कि और संभावनाओं से संबंधित हो, यानी कि संभावनाओं से भरा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? ये इसका राइट आंसर है। और अभी देख लेते हैं, एक दिया है हमारा पूर्व धारणा। तो भारत को नगर व्यवसायियों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। जैसे कि उसमें भी बताया गया था कि कॉम्प्रिहेंशन को हमने पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि एक ऐसी नई पीढ़ी बनाई गई है जो क्या पूर्व मतलब कि एक नए तरीके का व्यवसाय की तरीके से पीढ़ी बनाई गई। मतलब कि आपने यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रशिक्षण करना आरंभ कर दिया था। इससे अत्यंत प्रतिभावान, यहाँ पे देख रहे हो कि अत्यंत प्रतिभावान आयोजकों को जन्म दिया। तो यही पे बात बोली थी और यही बात क्या हमारी यहाँ पे भी बोल रहा है। तो भारत के लिए भी क्या बोल रहा है? एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनसे आधुनिक नगरीकरण पद्धति का संगत ज्ञान हो। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या असमर्थ है। तो ये भी आपने अभी क्या बोला, आपको निगेटिव नहीं लेना है। तो ये बोल रहा है क्या भारत के बारे में निगेटिव बोल रहा है, तो यानी कि निगेटिव विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। या फिर क्या हमारा गद्यांश से निगेटिव हो तो अलग बात हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? केवल एक पूर्व धारणा हमारी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए आगे कर लेते हैं अभी। और अगर आप लोग यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि लगभग क्या है 48 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और अगर आप अभी भी टिके हुए हैं इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं। और सीसेट को आप लोग क्या अभी कवर कर लीजिए दिसंबर से पहले पहले, तो आगे क्या आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं अभी। इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज़ एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेत अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत उच्च आवाज़ों को खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदियों को मत देने का मामला है। एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मैंने गलत पढ़ दिया। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद यानी कि डिस्कोर्स निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मत देने का मामला है तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होगी। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र या फोकस एक ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने के लिए सीमित है जो अधिक प्रयोक्ता संलिखित यानी कि इंगेजमेंट सृजित करे, भले ही विषय वस्तु कितनी ही भड़काऊ या फिर भड़काने वाली हो। तो यहाँ पे वही बात बोली कि मतलब कि ऐसी बातें बोली जाती हैं जो हमारे दर्शक होते हैं वो क्या उससे इंगेज रहें, हालांकि चाहे मतलब कि जो बात हो कितनी भी भड़काने वाली हो। तो यही हमारा यूट्यूब पे भी चल रहा होता है कि अक्सर क्या होता है हर दूसरे दिन क्या होता है लोग स्ट्रेटजी लेके आ जाते हैं
और उनके अगर आप चैनल पे देखेंगे तो मतलब कि 90% से वीडियो आपको क्या मतलब स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही मिलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कंटेंट को बनाता है तो शायद ही वीडियो लोग बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो वही होता है, वही बात इसमें भी कही जा रही है। तो हालांकि मैंने क्या केवल आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए अभी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो केंद्रीय विचारों को कौन दर्शाता है? विचारों विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। यानी कि सोशल मीडिया क्या है, सूचना को त्वरित रूप से सुनिश्चित करता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। फिर क्या हमारा ये केंद्रीय विचार था, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्था नहीं है। बात बिल्कुल सही कही गई थी कि जो ज़्यादा पैसे देता है उसके लिए बात बोलता है, बल्कि कंपनी द्वारा लाभ सृजित कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। तो हालांकि ये एक निगेटिव हो गया थोड़ा सा, पर क्या हमारा कंपटीशन था उसमें भी यही बात बोली गई थी कि जो सोशल मीडिया है वो क्या करता है, अधिक लाभ कमाने पे केंद्रित है। और जो चाहे भी यहाँ पे भड़काऊ हो, या फिर ये बात भी बोली गई थी कि चाहे इंगेज पे बात करता है, चाहे भड़काने वाला कितना भी क्यों ना हो। तो यानी कि हमारा क्या होगा, बी वाला सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं अभी, सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। तो लोकतंत्र की कहीं बात नहीं हुई। और आज विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए पर्याय है। तो ये भी हमारी कोई बात इससे कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित नहीं है। उसके बाद बोला, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा बनाई गई है। तो इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, समावेशी तो नहीं है। इंटरनेट किसी भी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रभावित यानी कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तो सत्ता की बात बोला, यानी कि दोनों बात हमारी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास, यानी कि विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत पंक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक ने विश्व को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा। अधिकतर शक्तियों की तरह इसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य को एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिससे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी इसके लाभकारी प्रभावों के लिए प्रशंसा की जाती है, किंतु युद्ध और विभीषिका के लिए बारंबार सुविधा अनुसार दोषारोपित भी किया जा सकता है। यानी कि वही है विज्ञान का अभिशाप और बलिदान, मतलब कि अभिशाप और वरदान। तो वही बात बदला है यहीं पर भी, कहीं पे लाभ होता है तो उसकी मतलब कि मतलब उसका क्या लाभ होता है तो अच्छी बात है, वरना अगर अगर कभी कभी बुराई हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर नुकसान पहुंचाता है तब तो क्या है, दोषारोपित किया जाता है। विज्ञान और मानव जाति का समय समय पर मनुष्यों को सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता। यद्यपि हमने देखा है कि सुधार के असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? यानी कि ये सब विज्ञान की वजह से हो रहा है या फिर त्रुटि कहीं और है, ये पूछ रहा है। तो परिच्छेद में निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावी तरीके से संप्रेषित किया गया, यानी कि परिच्छेद में किसे बताया गया है। यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे पूर्व धारणा नहीं पूछ रहा है, बस आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे भी क्या पूछा है, एक तरीके से संदेश ही पूछा है। तो अभी पढ़ लेते हैं, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। तो क्या ऐसा सही है हमारा? तो यानी कि विज्ञान के बिना क्या मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। तो क्या मानव जाति क्या विज्ञान से पहले नहीं थी? तो विज्ञान क्या कोई ऐसी वस्तु है कि उसके आने से मानव आ जाएगा, उसके जाने से मानव खत्म हो जाएगा? तो ऐसा तो कोई डायरेक्ट नहीं मतलब कि संकेत कर रहा है। यह विज्ञान ही है अंततः मानव जाति का नियति निर्धारित करेगा। तो केवल क्या विज्ञान ही मानव जाति की नियति को निर्धारित करता है? क्या आपके पास अगर पैसा ना हो, क्या केवल विज्ञान ही सब कुछ आपके पास कर देगा? तो यानी कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विज्ञान के अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ती हैं। तो बात हो गई हमारी, क्या राइट हो गया डी। इसमें पूछा है पूर्व धारणा, आधुनिक जीवन की विभीषिकाएँ विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम हैं। तो क्या विज्ञान के कारण जितनी भी मानव जाति में जितनी भी आधुनिक विभीषिकाएँ हो रही है विज्ञान के कारण हो रही हैं? तो बिल्कुल गलत, ऐसी बात ऐसे कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो बिल्कुल सही बात इसने बोल दी। तो यही बात मेन चीज़ थी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। अभी पढ़ लेते हैं, केवल दीर्घ अनुभव से और
ऐसे कई समुद्री तटों पर जहाँ इसकी भाषा नहीं बोली जाती जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ अपने सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक है। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य, यानी कि आपको क्या, अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो ये सारी की सारी क्या है, सभी जगह मान्य होंगी, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्रायः अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। और यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। यानी कि यात्रा से आपको यही सबसे बड़ा लाभ है कि विभिन्न तरीके के मूल्य आपको सीखने को मिलते हैं और उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने की इच्छा रखते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप विभिन्न तरीके के यात्रा करेंगे तो आपको क्या विभिन्न प्रकार के मूल्य सीखने को मिलेंगे। तो क्या बोला है, यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हमें उनके बीच अंतर करने को सीखने को क्या मिलता है, कल्पना और समझ में, समुदाय और राष्ट्रीयता में, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य में, मित्र और शत्रु में। तो हम सीधे से समझ होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी, मित्र और क्या स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य में। तो पूर्व धारणा पूछी गई है, पूर्व धारणा क्या रहेगी, यात्रा से मनुष्य की समझ में विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्य को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या है, एक व्यापारी जिसे यात्रा के दीर्घ अनुभव है वे लोगों के मध्य मतभेद को सुलझा सकता है। तो एक व्यापारी मतभेद को क्यों सुलझाएगा, तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा, यानी कि 3 जिसमें काट दो, राइट आंसर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी थोड़े से ही बचे हैं बस, क्या आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद में क्या है जी, क्या हो गया हमारा, शायद ये गलत हो गया, कहीं से ऊपर का आ गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। और इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन भी कई कर चुके हैं। तो हाँ, नीचे होगा, ये देखिए होगा, डबल हो गया शायद। चलिए पढ़ लेते हैं अभी। जब कोई बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब माता पिता और बच्चों के मध्य टकराव का होना संगत है, यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता और बच्चों के मध्य टकराव होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं को अपने मामले में सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता उसके अभिभावकीय व्याकुलता से भरे होते हैं जो प्रायः अधिकार और प्रेम में क्या भेद नहीं कर पाते हैं। माता पिता समानता मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक एक मिनट सॉरी देख लेते हैं, यहाँ पे शायद कहीं पे मिस हो गया। तो क्या बोला, यहाँ पे बोला हमने था सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक, तो ये वाला ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ बनाते समय आगे पीछे हो गया होगा, तो ये वाला भी यहाँ पे होता है। तो सैद्धांतिक होते हैं कि युवा शायद ही उन्हें भरोसा रख पाते हों और वे प्रायः गोपनीय रूप से अपने की खोज के लिए मार्ग पर चलते हैं। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर क्या उदाहरण पूछी गई है, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले और हठधर्मी होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही थी कि कि माता पिता क्या होते हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र में समझते हैं। उसके बाद में क्या आधुनिक समय में किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं रही है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रही है, पर हालांकि वो क्या होते हैं, बल्कि अपने जो मामले होते हैं खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी ने भी इसका आंसर ए दिया था, आपको बाकी जो भी लगता है वो आपको अपना आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कथनों में से उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर केंद्रीय विचार पूछा गया। जब बच्चा वयस्क होने के अपनी राह पर होता है, माता पिता समानता अधिक सहायता नहीं कर सकते, यानी कि जब बच्चा जो वयस्क होता जाता है तो माता पिता कितना भी कर लें, वो उसे जो करना होता है वही करता है, आप जानते भी होंगे। तो यानी कि ए वाला इसका आंसर हमारा सही होगा। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप आना आवश्यक है।
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और सी बोल रहा है आज के मूल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली समुचित रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। तो बिल्कुल गलत गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। और हठधर्मी, अवज्ञाकारी और लापरवाही होते हैं, यानी कि आधुनिक समाज के किशोर क्या हठधर्मी होते हैं। आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी जनरेशन को, तो इसलिए क्या हमारा जवाब भी गलत हो सकता है। अभी आ गए हम लोग क्या आगे, अभी लास्ट के थोड़े बचे हैं, बस उसको भी कवर कर लेते हैं। जब वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और क्या हुआ, चूना पत्थर का निर्माण किया। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में परिवर्तित हो गया, यानी कि आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों में परिवर्तित कर दिया। क्या परीक्षित की सर्वाधिक अंतर्निहित, सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव क्या है। तो मानव ने क्या किया है उसके बारे में देख लेते हैं। यह भव्य निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर का उत्पादन करने के लिए एक सस्ता, एक व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक विधि है। तो बिल्कुल गलत है। कहीं पे भी क्या है, हमारा वाणिज्यिक के बारे में बात नहीं हुई थी। इसका उपयोग क्या कार्बन प्रच्छादन यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये अभी बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारे चूना पत्थर में परिवर्तित होगी। इसका मतलब क्या, इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिश्रित कर उच्च चट्टान विलयन के अम्ल का उत्पादन किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा सा स्पीड में अभी चल रहा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। आप भी देख रहे होंगे कि 12:17 हो गया, यानी कि 12:17 हो गए हैं और अभी लगभग क्या है 5 से 7 हमारे कल बचे हुए हैं, क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हालांकि हम क्या करेंगे, सारे के सारे करने के बाद में ही वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो अगला पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं आगे। क्या है, भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया जो महासागर की सतह पर पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन उत्पादन का एक सूचक है, और यह पाया कि विशाल प्लवकी हिमशैल दक्षिण महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के लिए उत्तरदायी, यानी कि जो हमारे कौन है, आइसबर्ग है, यानी कि पाया गया कि फाइटोप्लैंक्टन जो है 20% क्या करते हैं, कार्बन को दक्षिणी महासागर में कार्बन का भंडारण करने के लिए उत्तरदायी है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लवी हिमशैलों से पिघले हुए जल, इसमें लोहा और अन्य पोषक तत्व होते हैं, अब तक कि अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि जो हमारे जो बड़े बड़े बर्फ के जो चट्टानें होती हैं, वो जो हिमशैल होते हैं, जब वे पिघलते हैं तो उसमें क्या होता है, लोहा पत्थर होता है और कैल्शियम जैसे बहुत सारे अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देख लेते हैं अभी पूर्व धारणा क्या है हमारी। पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, विशाल प्लवी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। विशाल प्लवी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, जो विश्व के मत्स्य उद्योग को प्रभावित करेगा। तो वैसे मत्स्य उद्योग के बारे में डायरेक्ट तो बात नहीं हुई थी, पर यहाँ कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी सही मान सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा क्या है, विकास की प्रक्रिया ने मक्का से प्रेषित होने वाली इल्लियों यानी कि कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान कर दी। क्या कर दी, कि वे पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेज़ी से वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कारक इल्ली का मल या कीट मल है। यह खोज कवक यानी कि फंजाई अथवा जीवाणु बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों पैथोजन के प्रति पौधों की अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रकाश डाल सकती है। तो इसके परिच्छेद में क्या पूछा, सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक संदेश। किसान अपने खेतों बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार को रोकने के लिए कर सकते हैं, यानी कि खाने के लिए कर सकते हैं क्या,
तो क्या एक व्यवहारिक विकल्प है कि खरपतवार को खाने के लिए आप इल्लियों का यूज़ करें, क्योंकि वह खरपतवार को ही क्यों खाएंगी, वो फसल को भी तो खा सकती हैं। तो ये तो हमारा व्यवहारिक तो नहीं रहा। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहयोगी कर सकती है। तो सूक्ष्म जीविकों के यौगिकों के विकास में सहयोगी तो कर सकती है, पर ये हमारा क्या परिच्छेद को क्या कहते हैं, प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह खोज जैविक पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय पीड़कनाशक दवाओं के विकास में सहायता कर सकती है। तो यूपीएससी ने क्या माना इसका राइट आंसर सी ही माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी ही हम भी मानेंगे। इल्लियों के आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि उनका अन्य पौधा पीड़कों के लिए परभक्षी बनाया जा सके। तो ऐसा भी नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है। हालांकि इन दोनों में से काफ़ी डाउट रहा था, पर बाद में क्या यूपीएससी ने इसको क्या माना, सी माना है। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे हैं कृषक हैं, अन्य क्या है कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमताएं हैं। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलित होंगे। यदि यह संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाली नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु क्या है दुष्प्रभावों को कम करने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान यह है कि यह सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाएं। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लंबा है और ये 2023 का है, तो अभी बढ़ देते हैं। और 2023 में जो कॉम्पिटिशन था वो थोड़े से क्या टफ थे, और आप जानते होंगे कि 2023 का कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ था, हालांकि क्या है सीसेट भी बहुत ही टफ था। तो ये 2023 का है। अनुशंसाएं लाई जाएँ। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। यद्यपि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। तो आपने देखा होगा कि परिच्छेद कितना बड़ा है और पढ़ने में और समझने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। हालांकि हम लोग क्या करेंगे, विकल्प को पढ़ेंगे, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा व्यक्त क्या है सर्वाधिक युक्त संगत तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है। तो जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई आधारित रूप से सरकार दायित्व है। तो क्या यहाँ पे आप देखिए, आपको इसका आंसर तभी निकाल पाएंगे जब आप थोड़ा सा क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे और ऑप्शन को हटाते जाएंगे। तभी आप देख रहे होंगे कि सरकार केवल उत्तरदायी है। क्या केवल सरकार ही उत्तरदायित्व लेगी? तो आप यहाँ इससे इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियाँ में परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हो कि पढ़ने के बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया स्पेशल, और परिवर्तन होता है तो सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। तो ये क्या केंद्रीय विचार था हमारा? बिल्कुल गलत है। तो बी वाला भी हमारा कट गया। किसानों के लिए जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। तो हालांकि कुछ हद तक सही है, अभी पूरा तरीके से हम नहीं कर सकते इसको सही, क्योंकि अभी क्या हमारे पास डी भी बाकी है, क्योंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है। अभी देख रहे होंगे ये भी हमारा क्या एक्सट्रीम वर्ड है, इसको आप काट दीजिए। हालांकि सी वाला भी हमारा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं सही बोल रहा है, पर क्या हम जब 3 काट चुके तो हमारे पास केवल एक ही बचा है, तो वो है हमारा सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं। बे उत्सर्जन मनुष्य परिवर्तन के समय क्या है? बे उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वे जलवायु को उस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी वर्तमान के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधनों के अलग विकल्प सस्ते हो सकते हैं, यानी कि
विकल्प सस्ते हो सकते हैं या शायद ना भी हों, जिससे दुनिया के पास यह भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेज़ी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों का त्यों तापमान के दुष्प्रभावों को पीड़ित होता रह जाए। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, वे विफल हो जाते हैं और जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो अभी आपने पढ़ा, अभी देख लेते हैं विकल्प इसके बारे में। और पूछा क्या गया है, निम्नलिखित परिच्छेद के लेखक द्वारा निर्णायक संदेश। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, ज़रूरत है कि या तो बंद कर दिए जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएंगे। तो बात तो सही है अभी हमारी। आगे देखते हैं, अभी संदेश आगे भी हो सकता है अगला हो। एकमात्र हल यही है, तो आप इसको पढ़े बिना भी काट सकते हैं। और आप मतलब कि पढ़ने के बाद में ही आप समझ गए होंगे कि एक क्या है, हमारा एक्सट्रीम वर्ड है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित की जाए। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक यह कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्वक रणनीति नहीं है। तो हालांकि यही हमारा बताया भी गया था कि ऐसा क्या है, भारी लागत पे वहन करनी पड़ेगी और इसका हम क्या कर सकते हैं, कोई इंतज़ार नहीं कर सकते। तो विफल अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आ जाए तब तक कार्बन के उत्सर्जन से निपटने के लिए प्रतीक्षा करते रहना एक बुद्धिमत्तापूर्वक रणनीति नहीं होगी। तो हालांकि यूपीएससी ने इसका क्या माना, आंसर सी माना है, पर कई कोचिंग आंसर की में अलग दिया गया था और मेरा भी ये वाला क्वेश्चन जो था गलत हुआ था। आगे देख लेते हैं अभी क्या, चूँकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा की कहीं बात नहीं हुई है, यानी कि ये आंसर क्या हुआ था, ए और सी में से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो हालांकि बाद में ए क्या किया, यूपीएससी ने इसको सी माना। तो आप भी क्या कीजिए, सी ही मान के चलिए। हालांकि आप बताइए कि ए और सी में से कौन सा सही होना चाहिए ज़्यादातर। तो अभी चल लेते हैं अगला भी हमारा कंपैरिजन आगे देख लेते हैं। पर्यावरण, ये भी हमारा क्या पर्यावरण से संबंधित ही है। पर्यावरण समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगार्भित बदलावों से पर्यावरण या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु यह विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। यद्यपि कुछ एक को छोड़ करके अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक आक्रमणता ही दिखाई पड़ती है या देती है। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद को निकाला जा सकने वाली सर्वाधिक तर्कसंगत पूर्व धारणा पूछी गई है। देख रहे होंगे, पूर्व धारणा पूछी गई है। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, यानी कि रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर खर्च करना अधिक पड़ सकता है। जी हमारा क्या पूर्व धारणा बन सकती है क्या ऐसी। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगी कि नहीं होगी, जब तक कि हम चार के चार विकल्पों को में से 3 को नहीं काट देते हैं। हमारी पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। तो आप देख रहे होंगे सरकार का ऐसा कुछ नहीं होता है और मनुष्य के मतलब कि नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होता है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरण पर ध्यान न दिया जाए। तो ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। पर्यावरण जीवन शैली को लोप और पाश्चात्य मूल्यों से प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित होगा। तो पाश्चात्य से संबंधित कोई भी बात नहीं हुई थी। अभी देख रहे होंगे, आपको ए पढ़ने के बाद नहीं लग रहा था कि ये आंसर हमारा होगा, पर जब आपने चारों पढ़े तो हमारा क्या सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा ए हो गया। तो 3 के तीनों गलत होगा। आगे पढ़ लेते हैं। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। हाथी क्या है, दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। ये वन में और क्या होता है, ये वनों में वृक्षहीन स्थल निर्मित करते हैं। तथापि पादप प्रजातियों के अतिवर्धन को रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के लिए पुनर्प्रजनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप फल और बीज खाते हैं और अन्य आने जाने के दौरान रास्ते पे क्या मल त्याग करते हैं। मल त्याग करने के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन का स्थल की तरह काम करता है।
सूखा पड़ने के समय से ही धरती में गड्ढे, यानी कि सूखा पड़ने के समय में क्या करते हैं, धरती में गड्ढे खोद करके जल को पहुँचाते हैं, यानी कि जल तक पहुँच जाते हैं, जो अन्य जीवों के लिए लाभ पहुँचाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा काम कौन करेगा। एक ऐसी प्रजाति जो क्या है, कीस्टोन स्पीसीज होती है। अगर आपने साइंस क्या कहते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक ये सारे के सारे काम किसके हैं, एक कीस्टोन प्रजाति के हैं। तो अभी पढ़ लेते हैं और आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो काफ़ी ईजी है यह। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद के द्वारा निर्मित हो सकने वाला सर्वाधिक युक्तिसंगत और तर्कपूर्ण व्यवहारिक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह आवश्यक है कि हाथियों के निवास क्षेत्र को समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुविस्तृत हो सकता है या नहीं, क्योंकि हम चारों पढ़ेंगे अभी। हाथी कुंजशील यानी कि ईश्वन प्रजाति है और वह जैव विविधता को लाभ पहुँचाती है। तो बिल्कुल सही है, एक ईश्वन प्रजाति है और आपने देख भी लिया होगा कि कितने सारे लाभ पहुँचा रही है। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों के मौजूदगी के बिना नहीं रह सकती। तो समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं रह सकती। हालांकि थोड़ा हद तक सही है, परंतु क्या, अगर आप एक्सट्रीम में अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जाएंगे तो एक प्रजाति के ख़त्म होने पर उसका कोई ना कोई दूसरा स्थान ले ही लेता है। तो इस प्रकार से हमारा ये गलत हो जाता है और हमारा अगला भी गलत है, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। अगला क्या है, वैज्ञानिकों ने बसंत आवक्ष शीत ऋतु से लेकर के फसल आने के मौसम तक अंतरण अवधि का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणामस्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चाता अवधि और दीर्घकालिक वसंत अवकाश घटित हुए। वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिकी सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। चूँकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाती है और इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिकी घटनाएं देर से होती हैं और या फिर उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। तो कुल मिला के जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ बात कही गई है और पूछा क्या है, पूर्व धारणा क्या है। भूमंडलीय तापन के कारण बसंत पहले आने लगे हैं और अधिक लंबे समय तक रहते हैं। तो क्या ऐसी कहीं बात हुई थी? हाँ, कुछ हद तक तो बात हुई थी कि पहले आ रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ा भी था हमने अभी। बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं पे भी क्या केवल पक्षी के लिए बात हुई थी? तो ये केवल पक्षी के लिए तो बात नहीं हुई थी, बाकी अन्य जो जीव जंतु उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड वाली पूर्व धारणा तो गलत हो जाएगी, पर पहली वाली सही रहेगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। केवल लास्ट वाला हमारा जो है, यानी कि लास्ट पूर्व धारणा, लास्ट कॉम्प्रिहेंशन रहेगा हमारा, और इसके बाद में हमारा क्या वीडियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। भारत ने घरेलू वित्त बेजोड़ क्या है, भारत ने घरेलू वित्त बेजोड़ और हमारी प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिकी परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है। क्या बोला है, भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है, हमारी प्रवृत्ति क्या स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिकी संपत्तियों में भारी निवेश करने की है। बचत के वित्तीकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय है। परंपरागत तौर पर का अभ्यास जनसाधारण आसानी से वित्तीकरण से नहीं कूद पड़ेगा, बल्कि आसानी से वित्तीकरण में नहीं कूद पड़ेगा। बदलाव के सामने जो रुकावट है वह है दुर्व्यवहार, नौकरशाही, संगठित वित्तीय संस्थानों के प्रति संशय और इस बारे में आधारभूत संरचना का अभाव कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा प्रदाताओं में से कौन सा सबसे अच्छा और यद्यपि आवश्यक हो तो उनमें से पारगमन कर सकते हैं या नहीं और कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो कह रहा है कि हमारी जो मतलब कि घरेलू जो वित्तीय बेजोड़ है उसकी मतलब कि आदत रही है कि वो क्या करेगा, स्वर्ण में या संपदा में निवेश करेगा, और जो हमारे वित्तीय संस्थान है उसमें निवेश करने से थोड़ा मतलब कि संकुचित होता है, क्योंकि उसका विश्वास थोड़ा सा कम है। तो अभी पढ़ लेते हैं क्या हमारा है, उसमें बारे में बात कर रहा है, और जिसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। तो अभी पढ़ लेते हैं इसको। घरेलू बचतों के वित्तीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद के निहित हलों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। हलों के विकसित करने के लिए एक लचीली वातावरण आवश्यक है। तो हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए कि एक लचीला वातावरण हो, ताकि क्या हो, ग्राहक जो हो या भी जो हमारा व्यक्ति है वो क्या हो, उसके प्रति मतलब कि विश्वास बना सके।
परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है, तो परिवार के अनुसार होने चाहिए। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन की भी आवश्यकता है, तो बिल्कुल सही है, हमारे 3 के तीनों सही है। इस प्रकार के विकल्प होते हैं, अक्सर 3 के तीनों ही सही होते हैं, तो मतलब कि हर बार नहीं होते हैं, पर आपको अगर पढ़ना पड़ेगा सही है या नहीं है। अभी लास्ट हमारा एक लास्ट बचा है ये वाला। भारत और नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा निरापद और संरक्षित करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसा वातावरण में जहां निगरानी होती है या ऐसी जगहों में जहां किसी व्यक्ति या निजी जानकारी संकट में हो, नवप्रवर्तन नहीं करेगा। दत्त का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए। अभी आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी ने हिंदी कितनी अच्छी की है, इसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, कहना कचा रहा। व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिससे कि जिन्होंने सृजन किया है, दत्त का मतलब डाटा की बात कर रहा है, सीधे सीधे आपको बताएं तो जिसने इसे सृजित किया है, उन्हें ही इनको जैसा कि वो चाहें उपयोग के लिए सुलभ प्रतिबंधित मुद्रीकृत करना चाहिए। इसलिए दत्त संरक्षण कानून, यहाँ पे दत्त नहीं है, डाटा संरक्षण कानून के द्वारा सही रूप से सही प्रकार का नवप्रवर्तन और जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षी हो शुकर होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी अच्छी यूपीएससी ने हिंदी का ट्रांसलेट किया है। डाटा को बोल रहा है दत्त, प्रयोक्ता केंद्रित, निजी संरक्षी, क्या मतलब यूज़ कर रहा है आप समझ ही रहे होंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं कि पूर्व धारणा क्या रही है इसकी। निजता का संरक्षण मात्र एक अधिकार नहीं है, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। तो यानी कि बात तो सही है कि केवल अधिकार ही नहीं, क्या अर्थव्यवस्था में इसका मूल्य होता है, आपने पढ़ा भी होगा अभी। निजता और नवप्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है, तो हाँ आधारभूत कड़ी भी, यानी कि हमारा जो कंपैरिजन था वो तो टफ था, पर विकल्प थोड़े से ईजी थे, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या सारे मतलब कि कंपैरिजन था उसको कर लिया है। आप देख भी सकते हैं एक बार हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे कि टाइम कितना हो चुका है, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी एक बनता है। तो बाकी आप लोग बताते रहिए कि आगे आने वाले समय में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों वीडियो कवर हो गए, यानी कि क्या कहते हैं, मैथ और रीजनिंग के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन, PYQ के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन क्या होगा, मैथ और रीजनिंग के कवर होगा हमारा, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो इस प्रकार से आप दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।